हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड के कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप किया था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने हमारी ये सीरीज़ को कंप्लीट देख लिया तो आपको कोई बुक या कोई और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है डिजायर टू कंज्यूम, गिवन प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड और या फिर ऑल द एबव। तब डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डिमांड के 5 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिनमें से ये तीनों हैं डिजायर टू कंज्यूम, गिवन प्राइस और विलिंगनेस टू स्पेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉ ऑफ डिमांड इज। ऑप्शन दिया हुआ है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, या फिर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तब लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि प्राइस को छोड़ के और सभी जो फैक्टर हैं अगर उन्हें स्थिर रखा जाए तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड जो है वो घट जाता है, और वही प्राइस घटाने पर डिमांड बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डिमांड। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस, चेंज इन इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और या फिर ऑल द एबव। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इनके चेंज होने पर डिमांड या तो बढ़ या तो घट सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर फॉल इन डिमांड। ऑप्शन दिया हुआ है फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और या फिर ऑल द एबव। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा, क्योंकि इनकम के चेंज होने से भी किसी कमोडिटी की डिमांड घट या बढ़ सकती है। अगर कोई कंज्यूमर के पास इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, और इनकम कम होने पे वो खुद डिमांड कम कर देगा। तो फिर उसी तरह फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, अगर ख़रीदारी कम होंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगा। और चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होने पर भी डिमांड घट या बढ़ सकता है। तो 4th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। मांग वक्र आमतौर पर ढलता है। ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो डिमांड कर्व में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स एक्सिस पे हम डिमांड को रखेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइस को, तो प्राइस जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाएगा। तो इस तरह ये डाउनवर्ड होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि प्राइस जब बढ़ा हुआ था तो डिमांड बहुत कम था, और प्राइस जैसे जैसे नीचे आते गया यानी डाउनवर्ड होते गया तो डिमांड बढ़ते गया यानी लेफ्ट जाते गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। तो ऑप्शन दिया हुआ है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, कंफर्ट गुड्स और या फिर नन ऑफ दिस। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेन और कॉपी हो गया। लेट अगर पेन का वैल्यू प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉपी का डिमांड घट सकता है, क्योंकि बिना पेन के हम कॉपी पे कुछ लिख नहीं सकते हैं। इस तरह ये एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये एक पूरक गुड्स है। और दूसरा है सब्सटीट्यूट गुड्स। ये वे गुड्स होते हैं जो हम अल्टरनेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं,
लेट इसका एग्जांपल हो गया चाय और कॉफ़ी। अगर चाय का डिमांड बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर कॉफ़ी का प्राइस घट जाएगा तो चाय का डिमांड घट जाएगा। तो इसे क्रॉस डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। और ये चाय कॉफ़ी का जो मैंने एग्जांपल दिया वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। तो वो कौन से गुड्स हैं जहाँ पे प्राइस के घटने या बढ़ने से डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स और या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर ऑप्शन नंबर ए, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके प्राइस घटने या बढ़ने से उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक वस्तुएं यानी नेसेसिटी गुड्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। ऑप्शन दिया हुआ है राइज, फॉल, रिमेन स्टेबल और या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टी और कॉफ़ी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल है। तो जब क्वेश्चन दिया हुआ है कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है, तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने पर चाय की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइज होगा, बढ़ती है। यानी कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि के साथ चाय की मांग बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज अ रीजन फॉर चेंज इन डिमांड। तो इनमें से कौन मांग में परिवर्तन का कारक है। ऑप्शन दिया हुआ है चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज। तो ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। तो डिमांड दो टाइप के होते हैं, इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है और एक होता है एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड तब होता है जब प्राइस बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट डिमांड फॉल होता है, यानी डिमांड घट जाता है। और एक्सपेंशन इन डिमांड तब होता है जब प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर व्हेन। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। ऑप्शन बी है प्राइस राइज एंड डिमांड ऑल्सो राइज। ऑप्शन सी है प्राइस रिमेन स्टेबल एंड डिमांड फॉल्स। और ऑप्शन डी है प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन स्टेबल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल्स हो जाएगा। यही क्वेश्चन हिंदी में है, मांग में संकुचन दिखाई देता है जब। तो इसका आंसर होगा कीमत बढ़ जाती है और मांग गिर जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विद द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। तो आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता किस वस्तु की खपत में कमी करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिफेन गुड्स होगा। और ये गिफेन गुड्स को गिफेन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो सर रॉबर्ट गिफेन ने दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिफेन गुड्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफेन गुड्स। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि विथ अ राइज इन प्राइस यानी मूल्य में वृद्धि के साथ गिफन गुड्स के जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई दिस डिमांड इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस डिमांड, ऑप्शन बी है इनकम डिमांड, ऑप्शन डी है क्रॉस डिमांड और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तब जब वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन माल वाई की मांग को प्रभावित करता है तो इस मांग को क्रॉस डिमांड कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी के एग्जाम्पल में दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस डिमांड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज। सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढलान होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, निगेटिव हो जाएगा, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फॉलो इन केस ऑफ।
तो मांग के नियम किस मामले में नियम का पालन नहीं करती है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रेस्टिजियस गुड्स यानी प्रतिष्ठित सामान, ऑप्शन भी है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण, और ऑप्शन सी है गिवन पैराडॉक्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस है। तो ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसा हमने गिवन विरोधाभास यानी गिवन पैराडॉक्स में देखा था। और प्रतिष्ठित सामान की भी वैल्यू नहीं देखी जाती है, उसका प्राइस ये डिपेंड नहीं करता है कि प्राइस कितना है, उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती या घटती रहती है, क्योंकि वो लोग हाई लेवल के लोग हमेशा उसे खरीदते हैं। और इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मीन्स। तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था कि प्राइस के अलावे और जो फैक्टर होते हैं उन्हें स्थिर रखा जाता है, और उसके बाद जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो यहाँ कह रहा है वो कौन से फैक्टर हैं जो जिसे कांस्टेंट रखा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, और या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यानी कि मांग के कानून में अन्य चीज़ें स्थिर रहती है, कथन का अर्थ है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता का स्वाद नहीं बदलना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी विल नॉट राइज इन स्पाइट ऑफ अ फॉल इन इट्स प्राइस। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में कमी के बावजूद इसकी कीमत में वृद्धि नहीं होगी। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और नमक। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।